नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग रुधिर अपोहन यानी डायलिसिस के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग इसी वीडियो के अंदर वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में भी बातचीत करेंगे। वृक्क प्रत्यारोपण से क्या मतलब है मेरा कि किस तरीके से किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि किसके अंदर बात कर रहे हैं, रुधिर अपोहन के बारे में। रुधिर अपोहन, रुधिर अपोहन को अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस का नाम देते, बहुत सुना होगा आपने डायलिसिस का नाम, है ना। सबसे पहले बता देता हूं कि इसका एक और अन्य नाम है, इसको कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क यानी कि किडनी, आर्टिफिशियल किडनी भी नाम देते हैं हम लोग बेटा इसको। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये तीन नाम इसके हैं आपके पास में, रुधिर अपोहन, और क्या हो रहा है आपके पास में, हीमोडायलिसिस और कृत्रिम वृक्क। अब ये सुविधा या ये चीज कब इस्तेमाल की जाती है वो बता देता हूं आप लोगों को। जब क्या होता है कि यूरेमिया का मरीज होता है, यानी किडनी जब ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। जब किडनी ठीक तरीके से कार्य नहीं करती है तो उस समय पे क्या होता है कि यूरिया की मात्रा जो है वो शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है। और आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको 10 से 30 मिलीग्राम अगर 100 ml ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा है या इससे ज़्यादा है तो वो यूरेमिया है। उसको क्या है, यूरेमिया होता है। तो यानी कि अपन लोग इसके बारे में कुछ बातचीत लिखेंगे भी साथ साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किडनी अपना कार्य करना बंद कर दे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपन जब किडनी अपना कार्य करना बंद कर दे या ठीक से कार्य ना करे, ठीक से कार्य करना बंद कर दे, तो रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन आगे क्या लिख देंगे, तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बात आपको दिमाग में, जब किडनी अपना कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, यूरेमिया कहते हैं। इस अवस्था को यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। ऑलराइट, ये अपने पास में आ गया। सेकंड पॉइंट पे अपने पास में क्या आएगा, एक पॉइंट तो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब यूरेमिया में क्या होता है, डायलिसिस होता है। क्या होता है आपके पास में, डायलिसिस होता है। यूरिया व अन्य अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए शरीर से क्या करता है अपन, डायलिसिस यूनिट यानी कि कृत्रिम किडनी का यूज करते हैं। यूरिया व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है कि कृत्रिम वृक्क का उपयोग करेंगे कब अपन लोग, जब यहाँ पे क्या हो, यूरेमिया हो जाए और किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर दे। ठीक है ना, उसको बाहर निकालने कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया था। इसी को अपन हीमोडायलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे अपन लोग, हीमोडायलिसिस कहेंगे। अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, क्रियाविधि कैसे काम करती है। ये क्रियाविधि के अंदर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा बच्चों। क्रियाविधि, सबसे पहले क्या होगा क्रियाविधि के अंदर, जो रोगी व्यक्ति होगा उसकी किसी मुख्य धमनी से क्या करेंगे हम लोग, रुधिर को निकालेंगे, है ना। रुधिर को किसी मुख्य धमनी से निकालेंगे रोगी व्यक्ति के शरीर से। अब जब हम कभी भी रुधिर को शरीर से बाहर लाते हैं तो हमारे पास में सबसे बड़ा खतरा रहता है कि रुधिर का स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन मतलब क्लॉट जम जाएगा। तो क्लॉट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस जो यूनिट होती है उसमें डालने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, हिपेरिन को ऐड करते हैं। हिपेरिन को उसके साथ में जोड़ते हैं। हिपेरिन क्या होता है, प्रतिस्कंदन कारक होता है, जो रुधिर के स्कंदन को रोकता है। यानी जब शरीर से रक्त बाहर आएगा
तो उस समय पे क्या होगा, आपके पास में ब्लड का क्लॉट नहीं जमेगा, है ना। नहीं तो क्या खतरा होता है कि रुधिर जैसे ही ब्लड से शरीर से बाहर आता है तो बाहर क्या हो जाता है, क्लॉट जमने लग जाता है। क्या जमने लग जाता है, क्लॉट। तो क्लॉट को रोकने के लिए उसमें पहले क्या डालते हैं, हिपेरिन को जोड़ते हैं। तो ये क्रियाविधि के पॉइंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा। इसके अंदर इस प्रक्रिया में क्या करता है, पहले रोगी व्यक्ति के अपन क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में रोगी व्यक्ति के शरीर से किसी मुख्य धमनी द्वारा धमनी इसलिए क्योंकि धमनी में CO2 वाला ब्लड नहीं होता है, इसलिए ना। धमनी द्वारा क्या करेंगे अपन लोग, किसी मुख्य धमनी द्वारा क्या करते हैं, रक्त को निकालकर 0 डिग्री सेल्सियस, कितने पे डाल देंगे अपन लोग, 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके क्या जोड़ेंगे, इसमें हिपेरिन को ऐड कर देंगे। ठंडा करके क्या करेंगे, इसमें हिपेरिन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। इसमें हिपेरिन क्या होता है, प्रतिस्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, यानी कि एंटीकोएगुलेंट, ताकि क्या हो, हिपेरिन क्या करता है, रुधिर का थक्का जमने से क्या कर देगा, रोक देगा। नहीं तो अन्यथा रुधिर जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा तो उसका क्लॉट जम जाएगा, है ना। तो इसमें हिपेरिन क्या होता है, मिलाया जाता है। हिपेरिन पदार्थ के मिलने के बाद में क्या होता है, इस मिश्रण को एक सेलोफोन झिल्ली द्वारा आवृत नलिकाओं से निर्मित डायलिसिस यूनिट में डालता है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास में ब्लड है इसको अपन एक यूनिट में डालेंगे जिसका नाम है डायलिसिस यूनिट। डायलिसिस यूनिट क्या होती है, जिस झिल्ली द्वारा आवृत होती है, ढकी होती है, उसको सेलोफोन मेम्ब्रेन या सेलोफोन झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलोफोन झिल्ली या सेलोफोन मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। पूरी डायलिसिस इकाई के अंदर, किडनी के अंदर क्या रहेगा आपके पास में, सेलोफोन झिल्ली से आवृत रहेगा, पूरा का पूरा सेलोफोन झिल्ली रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, इस मिश्रण को, यानी कि जो ब्लड वाला और हिपेरिन वाला मिश्रण है ना, इसको अपन, इस मिश्रण को क्या करते हैं, इस मिश्रण को हम लोग किस में डालेंगे, डायलिसिस यूनिट के अंदर डालते हैं। इस मिश्रण को सेलोफोन झिल्ली द्वारा आवृत, सेलोफोन या सेलोफेन झिल्ली द्वारा आवृत नलिका युक्त डायलिसिस यूनिट मतलब एक जगह जिसमें अपन डाल रहे हैं डायलिसिस यूनिट या उपकरण, जिसको अपन कहते हैं उपकरण में क्या करते हैं अपन लोग, डाल देते हैं। ठीक है ना, उपकरण में डाल दिया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना। तो अपन ने अब इसको डायलिसिस यूनिट के अंदर डाल दिया है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। जैसे एक अपन थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में डायलिसिस यूनिट है, मान लो छोटा सा अपन एक दृश्य देखें इसका, तो इसमें क्या होती है बेटा, आपके पास में सेलोफोन झिल्ली होती है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं सेलोफोन झिल्ली वाली नलिकाओं से आवृत है ये पूरा इस तरीके से, जिसमें सेलोफोन द्रव भरा रहता है। क्या रहता है बेटा, सेलोफोन द्रव भरा रहता है। इन नलिका में यहाँ पे सेलोफोन द्रव भरा रहेगा। थोड़ा सा आपको समझना होगा इसके अंदर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ब्लड को डाल देंगे। मान लो यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, कौन सा रुधिर है, ये रुधिर है। रुधिर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हिपेरिन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, हिपेरिन जुड़ा हुआ है। समझ गए, ब्लड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हिपेरिन जुड़ा हुआ है ना। तो अब इसको ब्लड को अपन ने यहाँ पे डालना है। अब ये पूरी यूनिट में क्या होता है, बहुत सारी ऐसे मतलब ट्यूब्स होती है, और जैसे मान लो ये ट्यूब्स है, इन ट्यूब्स के अंदर आपके पास में क्या रहता है, पूरा का पूरा सेलोफोन द्रव भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है, सेलोफोन द्रव। अब इसके बारे में बातचीत करते हैं कि सेलोफोन द्रव के अंदर क्या चीज़ रहेगी, कौन सी चीज़ के लिए पारगम्य है, कौन सी चीज़ के लिए अपारगम्य है। तो यहाँ पे ये झिल्ली जो होती है, सेलोफोन झिल्ली द्वारा आवृत नलिकाएं होती है। ठीक है, अपन ने क्या लिखा, सेलोफोन झिल्ली द्वारा आवृत नलिका होती है ना,
सेलोफोन झिल्ली द्वारा आवृत नलिका, ये जो झिल्ली होती है सेलोफोन झिल्ली, ठीक है, जो क्या होती है आपके पास में पारगम्य होती है, किसके लिए, बड़े अणुओं के लिए पारगम्य होती है, और क्या सॉरी बड़े अणुओं के लिए अपारगम्य होती है, और यूरिया यूरिक अम्ल के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। तो यह सेलोफेन झिल्ली, यह सेलोफेन झिल्ली बड़े अणुओं के लिए अपारगम्य है। क्या होती है, बड़े अणुओं के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। लेकिन याद रखना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, लेकिन यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल कॉमा कुछ खनिज लवण व किरेटिनिन, क्या चीज, किरेटिनिन के लिए पारगम्य होती है। तो समझ रहे हो मेरी बात। होगा क्या इसके अंदर, मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो यहां से जब ब्लड आएगा बेटा, ठीक है, ये ब्लड है आपके पास में, मान लो मैंने ब्लू कलर से बना दिया, ये ब्लड है, रुधिर है। अब इस रुधिर के अंदर आपको बता देता हूं जानकारी के लिए कि यहाँ पे आपके पास में यूरिया यूरिक अम्ल वगैरह रहेंगे जिनको हमको बाहर निकालना है। तो जब ये ब्लड जो है आपके पास में यहाँ से यूं इधर जाएगा, तो सेलोफोन जो नलिका है या उसकी जो झिल्ली है वो क्या होती है आपके पास में, किसके लिए पारगम्य होती है आपके पास में, यूरिया यूरिक अम्ल के लिए पारगम्य होती है। तो जैसे ही सेलोफोन झिल्ली से टकराएगा, मेम्ब्रेन से टकराएगा, तो ब्लड के अंदर से जो यूरिया यूरिक अम्ल वगैरह है वो सब कहाँ चले जाएंगे, इस सेलोफोन द्रव में चले जाएंगे, जो बीच में होता है ना, इस सेलोफोन द्रव में चले जाएंगे। समझ रहे हो, क्योंकि झिल्ली को तो क्रॉस कर लेगा ना बेटा। आप लोग समझे नहीं अभी तक, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से कि मेरे पास में ये एक नलिका है, ठीक है, इस नलिका के ऊपर की तरफ जो आवरण है वो सेलोफोन झिल्ली लगी हुई है ऐसे, ठीक है, ये सेलोफोन झिल्ली लगी हुई है, ये इसका आवरण है। और इस नलिका के भीतर जो भरा हुआ है वो है आपके पास में सेलोफोन द्रव। ये क्या है बेटा, सेलोफोन द्रव है। समझ गए। अब ये झिल्ली जो है आपके पास में, यहां से आ रहा है रुधिर, कौन आ रहा है, ब्लड, जिसके साथ में आपके पास में हिपेरिन भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हिपेरिन। और इस ब्लड के अंदर अपने पास में मेनली क्या चीज़ है जिसको अपन को हटाना है, यूरिया यूरिक एसिड। समझ गए। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, इस सेलोफोन नलिका के पास में जा रहा है। सेलोफोन नलिका में सबसे पहले कौन मिलेगी इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेलोफोन झिल्ली मिलेगी। अब सेलोफोन झिल्ली किसको अनुमति देगी अंदर आने के लिए, सेलोफोन झिल्ली सिर्फ और सिर्फ अनुमति देगी किसको अंदर आने के लिए, यूरिया व यूरिक अम्ल को। तो यूरिया व यूरिक अम्ल कहाँ आ जाएंगे, इस सेलोफोन द्रव के अंदर आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। और शेष बचा हुआ रुधिर जो है वो बाहर ही रहेगा, अंदर आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो अब अलग हो गया ना, यूरिया यूरिक अम्ल कहाँ आ गया, इस द्रव के अंदर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है अलग हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये अलग हो गया, यहाँ पे आ गया इस द्रव के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब यहाँ से यहाँ पे आ गया यूरिया, तो अपन को यही तो काम करना था कि ब्लड से यूरिया को हटाना था, वो हमने हटा दिया और किस में ले लिया, अपोन द्रव में ले लिया, सेलोफोन फ्लूइड या अपोन द्रव के अंदर डाल दिया। अब इस अपोन द्रव को अपन बाद में बाहर निकाल लेंगे और ब्लड को वापस कहाँ भेज देंगे, किसी शीरा के माध्यम से वापस रोगी व्यक्ति के शरीर में भेज देंगे। भाई ब्लड जो है वो तो यहीं रहा ना, ब्लड तो यहाँ रहा बाहर की तरफ, है ना, ये ब्लड तो यहाँ पे पड़ा है। अब ब्लड में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ थे उसके लिए ये झिल्ली पारगम्य है, तो वो उसके अंदर चले गए, बाकी के लिए अपारगम्य है तो उसके अंदर नहीं गए। तो शेष बचा हुआ आपके पास में ब्लड जो है वो किसी ना किसी शीरा के माध्यम से क्या करेंगे, अपन रोगी व्यक्ति के शरीर में भेजेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, ये मैकेनिज्म रहेगा इसके अंदर। अभी इसको और डिटेल में अपन बात कर ही रहे हैं, अपन लिख लेते हैं पहले पॉइंट्स को साथ साथ में, क्योंकि पॉइंट्स को लिखना यहाँ पे बेहद अनिवार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर, ठीक है ना। इन झिल्लियों के अंदर क्या होता है बेटा आपके पास में, इन झिल्लियों, कौन सी झिल्लियों, जो अपोन झिल्ली यानी सेलोफोन ट्यूब वाली है, झिल्लियों या नलिकाओं में अपोहन द्रव, अपोहन द्रव का मतलब क्या हो गया, डायलिसिस फ्लूइड, अपोहन द्रव भरा रहता है। क्या रहता है, अपोहन द्रव भरा रहता है, ठीक है।
अब झिल्ली से क्या होता है आपके पास में, आपको पता है कि झिल्ली किसको अनुमति दे रही है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को। तो झिल्ली के द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहां आ जाएंगे, अपोन द्रव में आ जाएंगे, ठीक है ना। झिल्ली द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहां आ जाते हैं, यहां पे बीच में आ जाते हैं। कहां पे, अपोहन द्रव में आ जाते हैं, अपोहन द्रव में आ जाते हैं। राइट, कहां गए, अपोहन द्रव के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन का भी कोई लॉस नहीं होता, किसी भी तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है वो लॉस नहीं होता, वो तो वहां पे पड़ा ही रहता है आपके पास में, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। अब अपन क्या करते हैं कि यह क्रिया जिसमें क्या होता है यह क्रिया जिसमें क्या होता है आपके पास में, जो ब्लड से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निकल के अपोन द्रव में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। रुधिर अपोन बोलते हैं, रुधिर का अपन ने क्या कर दिया, अपोन कर दिया, जिसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को कहां पे डाल दिया, वहां पे, कहां पे, उस नलिका के अंदर। मेरी बात समझ गए ना आप लोग, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा इस चीज के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे अपने पास में क्या होता है, अब अपने पास में पता लग गया अपन को कि मुक्त हो गया है यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। इस क्रिया के बाद में क्या करते हैं अपन, इस क्रिया के बाद शुद्ध, यानी कि शुद्ध रक्त, मतलब यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन युक्त नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। इस क्रिया के बाद में अपन क्या करेंगे, रुधिर को कृत्रिम किडनी से निकाल करके, यहां से समझ लो, हाँ, क्रिया के बाद रुधिर को कृत्रिम वृक्क से निकालकर हल्का गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, हल्का गर्म मतलब वापस शरीर के अंदर डालना है ना, तो शरीर के तापमान के अनुसार डालना पड़ेगा। तो हल्का गर्म मतलब आप यहां पे लिख सकते हो, शरीर के तापमान के अनुसार हल्का गर्म करके उसमें एंटी हिपेरिन डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि हिपेरिन अपन ने डाला था बाहर ताकि ब्लड का क्लॉट ना जमे। अब अगर अपन हिपेरिन को अंदर भेज देंगे तो अंदर भी कभी भी क्लॉट नहीं जमेगा या कुछ भी चीज हो जाएगी, तो वापस अपन को जैसा ब्लड निकाला था वैसा का वैसा ही डालना पड़ेगा। उसमें एंटी हिपेरिन को डालकर किसी मुख्य शिरा द्वारा रोगी व्यक्ति के शरीर में पुनः डाल दिया जाता है, राइट। ये आपके पास में प्रोसेस रहता है इसके अंदर, समझ रहे हो। इससे क्या होता है कि अपन यूरेमिया जिसको हुआ है, जिस मरीज को यूरेमिया, उसके जीवन काल को अपन बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, यानी जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। उसको पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से डायलिसिस करने के लिए अपन को 20 मिनट का समय लगता है एक डायलिसिस कंप्लीट होने में, लेकिन 20 से ये आगे 35 मिनट तक भी लग सकता है। ऐसी जरूरी नहीं है कि 20 ही मिनट लगेंगे, इसलिए कभी भी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो दिया हुआ नहीं होता। वैसे जनरली 20 से 35 मिनट तक का समय लगता है इसके अंदर, समझ रहे हो। आजकल की क्रियाविधि के अनुसार क्या होता है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाया जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि डेली डायलिसिस करवाना पड़ता था, मतलब डेली व्यक्ति जाता था, अपना ब्लड को साफ करवा करके फिर अगले दिन फिर आता था, फिर ये काम चलता रहता था, मतलब डेली होता था ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपन यूरेमिया वाले व्यक्ति का जीवन काल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जीवन काल बढ़ा सकते हैं। जब तक डायलिसिस चलेगा तब तक जिंदा है, जिस दिन डायलिसिस बंद उस दिन वो भी रवाना होने लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। डायलिसिस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से जानकारी दे दी है। यूरेमिया के मरीज का जीवन काल यहाँ पे अपन बचा सकते हैं। अब हमारे पास में जो एक और टॉपिक है इसके अंदर, ये तो अपन ने रुधिर अपोहन की बात की है, अब हमारे पास में एक और टॉपिक है इसके अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में हमको बातचीत करनी है।
तो अब अपन लोग बात करते हैं वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में। वृक्क प्रत्यारोपण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं अपन लोग इसको? किडनी ट्रांसप्लांटेशन का नाम देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, वृक्क प्रत्यारोपण। तो वृक्क प्रत्यारोपण यूरेमिया के मरीज के लिए इस्तेमाल होता है। जब किडनी पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दे तो उपचार करना संभव नहीं होता है, तो उसके स्थान पर अपन क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति का वृक्क प्रत्यारोपित करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? जब वृक्क पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दे तो उपचार करना संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है। ऐसे में क्या करेंगे अपन? किडनी का ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो उसके, और संभव नहीं होता तो उसके स्थान पर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का, तो उसके स्थान पर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का वृक्क प्रत्यारोपित किया जाता है। क्या कर सकते हैं? वृक्क का प्रत्यारोपण कर सकते हैं या प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रत्यारोपण किया जा सकता है। यह क्रिया वृक्क प्रत्यारोपण कहलाती है। पूरा पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स की जरूरत ना रहे। वृक्क प्रत्यारोपण कहलाती है। ये आपके पास में इंफॉर्मेशन रहेगा इसका, ठीक है ना? याद रखना इस चीज को। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी। इस क्रिया में अपने पास में क्या करते हैं? सदैव रिश्तेदार या सगे संबंधियों का ही क्या होता है? वृक्क लिया जाता है, ताकि रोगी व्यक्ति के शरीर का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर सके, है ना? तो ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। इस क्रिया में रोगी व्यक्ति के सगे संबंधी या रिश्तेदारों का ही वृक्क लिया जाता है, ताकि क्या हो? प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर दे? अनुमति दे दे। ठीक है ना? याद रखना, वृक्क का दाता और रोगी व्यक्ति के शरीर के उत्तकीय संरचनाएं समान रहती है, इसलिए लेते हैं क्योंकि वृक्क दाता व रोगी व्यक्ति के उत्तकीय संरचना समान रहती है। क्या रहती है? उत्तकीय संरचना समान रहती है। ये बातचीत मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना? इस बात को याद रखना। यदि किसी अपन अनजान व्यक्ति का वृक्क लगा देते हैं तो रोगी व्यक्ति का प्रतिरोधक तंत्र इस नए वाले वृक्क को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप ये भी लिख सकते हो, यदि किसी अनजान व्यक्ति का वृक्क प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी अनजान व्यक्ति का वृक्क प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो
रोगी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र, कौन सा तंत्र बेटा? रोगी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर देगा? उसे अस्वीकार कर देगा। नए वृक्क को इस नए वृक्क को स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। तो उस केस में क्या हो सकता है? रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जिसके फलस्वरूप रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, भले कोई दिक्कत नहीं है। जिसके फलस्वरूप रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन इससे बचने के लिए क्या करें कि यार सगे संबंधी अगर का किडनी कोई देना नहीं चाह रहा तो उस समय पे किसी डोनर का किडनी लेना है, लेकिन डोनर सगा संबंधी नहीं है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने का एक उपाय है कि इसको अस्वीकार कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। तो कुछ समय के लिए आप प्रतिरक्षा तंत्र को सुला दो और किडनी को टेक दो अंदर, है ना। बाद में वो किडनी जम जाए वहां पे अच्छी तरीके से, मतलब लग जाए, तो फिर धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र उसको स्वीकार कर लेगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका भी अपन इलाज बता देते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करते हैं, किससे, कि ताकि मृत्यु ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति का किडनी ले रहे हैं, तो इससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक औषधियों, विभिन्न प्रकार की रासायनिक औषधियों द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को, औषधियों द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देंगे अपन लोग? कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ समय के लिए क्या करेंगे? निष्क्रिय कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर देता है? कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देते हैं। अब जब प्रतिरक्षा तंत्र कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया तो इससे रोगी व्यक्ति के शरीर द्वारा प्रत्यारोपित वृक्क को स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? इससे रोगी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यारोपित वृक्क को स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? संभावनाएं बढ़ जाती है, परंतु इसका दुष्प्रभाव भी निकलता है। ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है फेल हो जाती किडनी, कोई मतलब नहीं निकलता, परंतु इसका साइड इफेक्ट मतलब कि दुष्प्रभाव भी निकलता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में होता है। जानकारी के लिए आपको बता देता हूं यहाँ पे कि ये दोनों के जो अपन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट, रुधिर अपोहन और किडनी ट्रांसप्लांट, ये यूरेमिया वाले मरीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूरेमिया ही सबसे घातक बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है कि यूरिया की मात्रा रुधिर के अंदर क्या होती है? आवश्यकता से अधिक रहती है, मतलब 10 से 30 मिलीग्राम से ज़्यादा रहती है प्रति 100 ml ब्लड के अंदर। पहले डायलिसिस ट्राई करते हैं, डायलिसिस ट्राई करने के बाद में नहीं होता तो किडनी को ट्रांसप्लांट करवाना ही लास्ट ऑप्शन होता है। राइट ना। तो कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पे अपन लोग क्या करें कि ऐसे व्यक्ति का रुधिर लें जो क्या होता है आपके पास में, क्या रुधिर क्या, ऐसे व्यक्ति का किडनी लें जो रिश्तेदार हो। अगर दूर का किडनी लेंगे तो कोशिश की जा सकती है ट्रांसप्लांट करके, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ।
तो बच्चों इसी के साथ में हम लोगों ने मानव कार्यकी का एक अध्याय उत्सर्जन तंत्र को समाप्त किया है। अब हम लोग अगले वीडियो के अंदर एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे मानव कार्यकी के अंतर्गत, राइट ना। और एक और बात बताता हूँ, वैसे तो मैं अगले वीडियो के अंदर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में भी बातचीत करूंगा, प्रश्न उत्तर के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग एक नया अध्याय को शुरू करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।